नहीं यार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सब एक साथ ही करूँगा बैठ के, 10-10, 15-15 वीडियोज़ का। तो फंक्शन, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, मेथड, इवेंट्स, ये सब क्या है एक्चुअल में आइडेंटिफायर है। तो कोई भी चीज़ का नेम जो हम लोग क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वेरिएबल में बोला शो रिजल्ट, तुम बोलोगे क्या शो रिजल्ट, मैं शो रिजल्ट फंक्शन, तो तुम बोलोगे अगर शो रिजल्ट फंक्शन है, हाँ तो आइडेंटिफायर। तो तुमको शो रिजल्ट जो आइडेंटिफाई कर रहा है कोई एक काम को, कोई एक फंक्शन को, कोई एक मैथड को। प्रॉपर्टीज भी आएगी भी आगे, जैसे इनर HTML डॉट लिख के जो हम लोग लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो भी चीज़ हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी ये इसके अंदर कोई टेक्स्ट को सेट करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख दिया इसके लिए, बराबर ना। इसमें ये स्क्रिप्ट के अंदर मैं, इसके अंदर मेरे को हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिखना चाहिए ये डिव के अंदर। तो ये डिव को पहले निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा, तो पहले मैं लिखा कहाँ पे है वो डिव, डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है इसका, उठाए कॉपी पेस्ट कर देगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी है, समझ में आया। अब इसके आगे मैंने डॉट लिखा, डॉट इनर HTML। तो ये प्रॉपर्टी है, ये जो है प्रॉपर्टी है। अगर इसके आगे ऐसा ब्रैकेट लगता तो ये फंक्शन बन जाता, समझ में आया। अगर मैं इसको ऐसा लिखता तो ये वेरिएबल बन जाता, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट और वेरिएबल का डिफरेंस बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऐसा अपना दोनों को सेम बोलेंगे हम लोग, ठीक है। वैल्यू टाइप डिफरेंस टाइप का डिफरेंस है खाली, ऐसा बन जाता। तो इनर HTML डाला मैं। इनर HTML कैसे होता है? इनर HTML मतलब ये डिव निकालेगा, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में कुछ भी लिखेगा, जो मैं इधर डालूंगा, हेलो लिखा तो हेलो लिख देगा। देखते हैं ना, इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब वो इनर HTML। एरर देखेंगे सर, इसका एरर आएगा क्या वहाँ पर? नहीं, इनर ऐसा वही इनर HTML का है, इधर इधर दिखेगा ना, इसमें नहीं दिखेगा। क्रोम में दिखेगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी इज नॉट ए फंक्शन। देखो क्या मिस्टेक है इसके अंदर, गौर से देखो, यहाँ देखो तो समझ में आएगा। हाँ यहाँ पे स्मॉल है जी। अरे नहीं, एलिमेंट की स्पेलिंग गलत, हाँ एलिमेंट जी तो स्मॉल ही रहेगा। समझे, एलिमिनेट हो गया था। अभी आया देखो, इनर, अभी इनर में क्या दे रहा है, कैन नॉट सेट, प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है। उसको कैसे समझा ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं इसके आगे ब्रैकेट नहीं लगाया हूँ। अभी जैसे मैं इसके आगे ब्रैकेट लगा दूंगा तो वो बोलेगा फंक्शन। देखो
है, फंक्शन लेना मेरे को फंक्शन यहाँ पे एरर में फंक्शन आना चाहिए, तो वो मैं कर रहा हूँ। जैसे कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग कि अगर मैं कुछ डॉट लिख के सिर्फ ऐसा कुछ लिखा तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा कुछ लिखा, लेकिन अगर ऐसा कुछ लिखा मैं तो इसका मतलब ये फंक्शन है। लास्ट में अगर ब्रैकेट ओपन हाँ ओपन क्लोज है तो फंक्शन है, वो यही पहचान रहती है उसकी। समझ में आएगा? अब वो एरर वो मेरे को देखना पड़ेगा इसके अंदर। इसकी बात नहीं हो रहा। चलो सही तो लिख के देखूँ कम से कम। सब करेंगे तो बताना था। हाँ तो यही लो यही लो। ये रहा प्रॉपर्टी है इसकी लग रहा है ये HTML क्या मस्ती कर रहा है? जो देखने का ये HTML में ही रहता है। ये मोबाइल में रहता है ना ये एप्लीकेशन। हाँ रहते हुए अब मिलेगा उसमें। नल HTML नॉट सेट प्रॉपर्टी आ रहा है। नल ऑफ नल नल कहाँ है? वही तो मसला है, वेरिएबल लेके करना पड़ेगा, बहुत झमेला रहता है इससे। ऐसे दे रहा था आगे फिर भी यही करता है। आगे और कितना एक्सपीरियंस हाँ ये वो पूरा वैल्यू उठा के आई में डाला। अरे यार कुछ समझा क्या? ये पहले लोड होगी स्क्रिप्ट। हाँ स्क्रिप्ट पहले लोड हुई बहुत बॉडी बाद हो स्क्रिप्ट बॉडी इधर नीचे रहेगा। मैंने क्या क्या चेक कर डाला इसके चक्कर। समझा क्या? ये हालांकि मैं पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन मेरा खुद ही भी कुछ और बताने के चक्कर में कुछ और जहन में था मैं। चलो अभी वो तो ठीक है, वो ऐसा भी होएगा, वो पेस्ट कर देना चाहिए, इतना उठा के यहाँ भी डाल देने का, कोई बात नहीं आती। सेम चीज़ ये तो हो गया HTML का बंदा। हाँ अभी अब देखते हैं। आया? ये बताना था मेरे को कि मतलब ये लगा इसका मतलब वो फंक्शन कंसिडर करेगा, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी कंसिडर करेगा। समझ में आया? और जैसे मैं कोई वेरिएबल को डायरेक्ट यूज़ कर दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया एस तो है नहीं कुछ, तो वो देखो क्या देगा, एस इज़ नॉट डिफाइंड। तो अगर ऐसा दिया तो समझ जाना ये वेरिएबल है, वेरिएबल लिखा हुआ नहीं आता है, वेरिएबल लिखा हुआ नहीं आता है, ये इसका डिफाइन है। हाँ अगर मैं ऐसा लिखता वेरिएबल है तो आता तो एरर जाता। बात समझी? तो ये तीन चीज़ है। तो ये जितना भी नेम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये एक आइडेंटिफायर है, नेम है प्रॉपर्टी का, ये एक आइडेंटिफायर है, ये फंक्शन का नेम है, इसके आगे मेरे को ब्रैकेट लगा हुआ है। समझा ना? कैसे मालूम पड़ा फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी? क्योंकि उसके आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो उससे मालूम पड़ता है मेरे को कि वो फंक्शन है। समझा फंडा क्या बता रहा था मैं? ये इसको मिलेगी रूल्स फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिफायर जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका कुछ रूल रहता है, जैसे कि अभी यहाँ पर ये रूल के अंदर मैं एस लिखा, मैं 1s लिख सकता हूँ क्या?
1s में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू योर रूल। मेरे को बताओ ये सही है क्या? रूल तुम्हारे पास लिखा हुआ है। पहला रूल देखो क्या है। आइडेंटिफाई कैन बी कंटेन लेटर्स नंबर द अंडरस्कोर का डॉलर साइन। हाँ, तो इसमें ये लेटर है, हाँ, ये नंबर है, तो पहला रूल तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा देखो, आइडेंटिफाई कैन स्टार्ट विद ए नंबर। कैन और कैन नॉट। यार तू पूरा उल्टा लिखता है। रोको मत, जाने दो वाली बात कर दिया। कैन नॉट, सब में कैन नहीं नहीं नहीं, सब में नहीं है, एक में कैन नॉट है। देख कांट कैन। भाई तू इतना हार्ड आदमी, उल्टा ही पूरा सेंटेंस उल्टा कर दिया, रूल उल्टा हो गया। ठीक है, तो क्या है रूल वो कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये वैलिड है कि इनवैलिड है? ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, इनवैलिड है। इनवैलिड है, बराबर। इसके बाद आना चाहिए। हाँ, इसके बाद तो ये गलत हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे ये गलत दे रहा है कि नहीं दे रहा है। समझा क्या? तो देखो ना, रन टाइम में एरर ही देगा और सिंटैक्स एरर। अनएक्सपेक्टेड नंबर। समझ में आया? तो ये इनवैलिड हो गया। तो मैं बोला अरे ये तो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो मैं इसको उठा के यहाँ रख कर दिया। ठीक है, अभी वैलिड है। आगे का रूल पढ़ो। आइडेंटिफाई कैन बी एनी लेंथ। एनी लेंथ, ये इतना बड़ा वेरिएबल में क्रिएट किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना ही बड़ा वेरिएबल क्रिएट किया। हाँ, रूल है वो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कैन बी सेम एज रिवर्स वर्ड। रिजर्व वर्ड कुछ भी पढ़ता है तो। रिजर्व वर्ड मतलब क्या? ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी सिस्टम को पता है। अब ऑलरेडी कौन से वर्ड सिस्टम को पता है? इफ पता है, फॉर पता है, वाइल पता है, ये VAR की मीनिंग ऑलरेडी पता है, जो कीवर्ड्स है। लास्ट लेक्चर में कीवर्ड बताया था। कीवर्ड का कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ क्या मैं? इफ पता है, इफ नाम का वेरिएबल क्रिएट करके देखते हैं। अभी अगर मैं पहले रूल के हिसाब से इसको वैलिडेट करूँ तो वैलिड है क्या? पहला रूल क्या होना चाहिए? पहला रूल क्या है? लेटर। हाँ, लेटर होगा या नंबर होगा या तो कैरेक्टर होगा, तो कैरेक्टर है तो पहला रूल सेटिस्फाई है। सेकंड रूल क्या है? स्टार्ट विद ए नंबर। कांट स्टार्ट विद नंबर। भाई सही से पढ़ दो। तो इसके आगे नंबर से स्टार्ट है क्या? नहीं, आई से स्टार्ट है, तो दूसरा रूल सेटिस्फाई है। तीसरा रूल एनी लेंथ। एनी लेंथ, तो लेंथ 2 है। और रिजर्व वर्ड, उसके बाद केस सेंसिटिव। अगर मैं ऐसा इफ लिखा और यहाँ पे आके मैं ऐसा इफ लिखा, सॉरी ऐसा इफ, ये इफ और ये इफ, मेरे को लग रहा है कि ये दोनों इफ सेम है, लेकिन कंप्यूटर के लिए अलग है। लास्ट टाइम भी बताया था मैं, ये इफ और ये इफ दोनों अलग है। क्यों? कंप्यूटर के लिए क्या हो गया? तुमने ए लिखा, दैट इज 60, कैपिटल A 65, स्मॉल a 97, तो बहुत डिफरेंस हो गया ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, तो दोनों अलग हो गया। समझ में आया? तो ये रूल हो गया। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो ये देखो फिर भी एरर देगा ये। समझ? क्यों? क्योंकि इफ ऑलरेडी जो हम लोग इफ लिखते हैं, इफ, फॉर, वाइल, वहाँ पे रिजर्व है। सिस्टम को उसकी मीनिंग और पता है, वो रिजर्व वर्ड है, तो ये लेगा ही नहीं। समझ में आया रूल क्या है? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो। तुमको एरर देगा तो पहले चेक करो वेरिएबल नेम मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया हो, तो एक्चुअली हैबिट हो जाएगी खुद ब खुद लेते लेते। तो समझ में आएगा कि हाँ ये नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, ये वेरिएबल रहेगा, जो पता है वो नहीं ले सकते। हाँ वो नहीं ले सकते। जैसे अभी मैं लिखा वाइल तो ये नहीं लेगा, हाँ, लेकिन मैं ऐसा लिखा वाइल तो ले लेगा, क्योंकि ये नहीं पता है उसको। ये मेरे को नहीं पता है क्या, तो उसको कैसे पता लगा? ये देखो ये वर्क कर रहा है, 10 आया। मैं बोला कुछ जानी पहचानी आवाज़ दिख रही। ये हो गया अनएक्सपेक्टेड टोकन वाइल। अनएक्सपेक्टेड टोकन देगा, इसका मतलब तुम क्या कर दियो? तुम कीवर्ड को यूज़ कर लियो एज आइडेंटिफायर, तो मसला होने ही वाला है आगे चलिए। समझ में आया? तो ये रूल्स है। क्या मेरी जो बुक है ना मेरे एक फ्रेंड के पास आती है हाँ वो आती है, मैं चली गई है। ये अरे वो विद्या लंकर की, मैं समझ गया, फालतू सी, बहुत एकदम फालतू बुक है ये, नोट्स है ये, कुछ होने वाला नहीं इससे।
तो पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। इसमें तो खाली सम सॉल्व करना अच्छा है। हाँ। तो अभी टेक में कितनी बुक मंगा लूँ? उसके बाद है आएगा आपके पास, कहाँ से अरे मंगाएगा? बाबा, इसके बाद है, अगर कभी गलती से मैं मांगने चला गया, देखो तो वैसे भी शक्ल देख के नहीं देगा तेरी साले। उसके बाद क्लास में मेरे को सब मिलेगा। आज वो फटाफट खत्म कर दे। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये वैलिड आइडेंटिफायर है। हाँ एक और चीज़, डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो तुम स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर डॉलर से वेरिएबल क्रिएट होता है। देखते हैं ना हम लोग को समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लिया, हाँ $S $R, चलो ठीक है, ये वेरिएबल वैलिड है। जबकि उसने पहले में क्या बोला था कि नंबर होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लेटर नंबर और अंडरस्कोर, बराबर। लेकिन डॉलर लिखा नहीं उसमें। डॉलर साइन है। हाँ लेकिन वहाँ पे है नहीं, तो पहले रूल में इनवैलिड हो जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये वैलिड है। डॉलर साइन है। डॉलर लिखा है क्या? हाँ, डॉलर हाँ साइन है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्कोर तो चलता है कि हाँ R_R ऐसा वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया, चेक करते हैं हम लोग, वैलिड है, बराबर। समझ में आया क्या? तो मेरे को जैसे मोस्टली क्यों यूज़ करते हैं ये, जैसे मेरे को इफ़ क्रिएट करना है, इफ़ नाम का वेरिएबल, तो $if क्रिएट कर दो। हाँ, तो उससे हो जाएगा। हाँ उससे हो जाएगा, क्योंकि अब रिजर्व भी हो जाएगा। आगे समझ में आया क्या ये? तो ये वेरिएबल क्रिएशन का सिंटैक्स है और इसके रूल्स है। तो ये देखो, ये वैलिड है, इसमें अंडरस्कोर नंबर है, वैलिड है, हाँ, खाली कैरेक्टर है, वैलिड है, अंडरस्कोर है, वैलिड है, सिर्फ डॉलर भी वैलिड है, डॉलर लॉन्ग वैलिड है। उसके बाद ये इधर देखो, ये कैमल वर्सेस अंडरस्कोर नोटेशन। कैमल नोटेशन में तुमको बताया था 2C, हाँ। कैमल केस, ऐसा दो बड़ा बड़ा C बना था, ऊँट बना था, हाँ, याद है कुछ? याद है कैमल का। हाँ ये ऐसा। ये ऊँट का वो जो रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, कोहान, कैपिटल लगा एक स्मॉल सी लगा। कैमल केस इसके लिए बोलते हैं हाँ, उसको, कैमल के। समझे? तो ये कैमल केसिंग में कैसा होता है, फर्स्ट जो रहता है वो स्मॉल रहता है, सेकंड से फर्स्ट कैपिटल हो जाता है, और कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स कैपिटल। तो टैक्स का पूरा स्मॉल, R कैपिटल, C स्मॉल, इधर का C कैपिटल। लेकिन वही यहाँ पे अंडरस्कोर नोटेशन में कैसा हो जाएगा, दो वर्ड के बीच में अंडरस्कोर लगा दो बस, और उसके बाद दो वर्ड के small बीच में हो अंडरस्कोर पूरा स्मॉल रहेगा। अंडरस्कोर नोटेशन में वर्ड जो होते हैं पूरे स्मॉल रहते हैं। कैमल केसिंग के अंदर कैपिटल स्मॉल तुम लोगों को देखना पड़ता है। ये जो है स्टैंडर्ड केसिंग है, जो जावास्क्रिप्ट फॉलो करता है। ये जो है और भी बहुत, कोई लैंग्वेज तो फॉलो नहीं करती, लेकिन तुम वेरिएबल क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो रूल था, एक है कन्वेंशन। रूल और कन्वेंशन का डिफरेंस बताया था। रूल मतलब तुमको फॉलो करना ही है, कन्वेंशन मतलब रस्म रिवाज है, फॉलो करो तो चलेगा। शादी करने के लिए गया तो निकाह जो इजाब कबूल है वो रूल है, पटाखा फोड़ना वो कन्वेंशन है। नहीं भी करेगा तो शादी हो जाएगी तेरी, समझा क्या? तो पहला कन्वेंशन, यूज मीनिंगफुल नेम फॉर आइडेंटिफायर। मीनिंगफुल नेम दो, आई जे के। अबे तेरे बात तू पढ़ेगा क्या, तू क्या सोच के आई लिया है, जे लिया है, के लिया है। तो ऐसा वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मैं टैक्स सेव करने के लिए लिया तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर टैक्स, तो समझ में आएगा कि हाँ इसमें टैक्स सेव हो रहा है। प्राइस सेव करने के लिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, तो प्रोडक्ट की प्राइस सेव हो रही है, समझ में आया? तो परचेस रेट सेव करना है, परचेस अंडरस्कोर रेट। तो मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसने लिया है टैक्स रेट, तो समझ में आएगा। अभी आय ले लेता तो क्या मालूम पता टैक्स प्राइस सेव हो रही है कि टैक्स रेट सेव हो रहा है, प्रोडक्ट का नाम सेव हो रहा है, नहीं समझ में आता, बराबर। बी कंसिस्टेंट, आइदर यूज कैमल और अंडरस्कोर नोटेशन, कोई भी एक। या तो ये यूज करो पूरे प्रोग्राम में, पूरे प्रोजेक्ट में, या तो ये यूज करो पूरे प्रोजेक्ट में, मिक्स नहीं करने का। कंसिस्टेंट आई लेकर कमेंट में लिख सकते हैं ना, ये इसके लिए। हाँ लिख सकते हो कमेंट में, लेकिन कैसा होता है कि हाँ वो प्रॉब्लम क्या होता है, कमेंट में लिख दिया एक बार, फिर नीचे सब जगह आई यूज़ किया, लेकिन कोई सेंटर से तेरा कोड, कोई एक छोटा सा कोड जैसे खाली फॉर लूप पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसको पहले ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि आई तो प्रोग्राम के ऊपर डिफाइन रहेगा, यूज़ नीचे होगा, नीचे की लाइन्स में, तो उसको जाके पहले देखना पड़ेगा आई जे क्या, उसको याद भी रखना पड़ेगा। अबे आई इसने नाम लिया है, जे इसने प्राइस लिया है, कि उसको याद रखना पड़ेगा, लेकिन पढ़ेगा तो याद नहीं रखना उसको,
कन्वेंशन है वो लोग वैसा में बात नहीं फॉलो करेगा, ऐसा नहीं कि तेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा, आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट आएगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन एक रूल एक कन्वेंशन बना दिया उन्होंने। इफ़ यू आर यूजिंग अंडरस्कोर नोटेशन यूज लोअर केस फॉर ऑल लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्वेंशन अगर तुम या तो आइदर कैमल केस लो और अंडरस्कोर लो, दोनों का मिक्स मत करो। और अगर अंडरस्कोर नोटेशन ले रहे हो तो पूरा स्मॉल वर्ड लिखो। इससे क्या होता है पता है, जब तुम कोड करके दोगे ना किसी को तो ऐसा लगेगा कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है कोड किया। मैं तुम लोगों को कभी मेरा प्रोजेक्ट का कोड वगैरह बताऊंगा, एकदम कन्वेंशन फॉलो करके कोड करते हैं। तो कैसा होता है कि कोई पढ़ने वाला भी, जैसे जो मेरे को नहीं जानता है, जो लोग जैसे प्रोजेक्ट लेके जाते हैं मेरे पास, तो लोग सोचते हैं कि कोई होएगा बहुत हार्ड आदमी कोड किया रहेगा, अपन तो क्या उठा के डाल देते इधर उधर से। तो उससे ना बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब तुम कोड करते हो, जब कंपनी में तुम कभी कोड करोगे तो वो रिव्यू होता है। रिव्यू किसके थ्रू होता है, तुम्हारे जो तुम्हारा सीनियर रहेगा वो भी रिव्यू करेगा, और अगर तुम खुद सीनियर हो, तुम मतलब तुम फॉर एग्जांपल टीम लीडर हो, तुम्हारे अंडर में सब काम करते हो, तुम जो कोड करते हो तो उसका रिव्यू जो है क्लाइंट साइड से होता है। कोई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या टेक्निकल आर्किटेक्ट या टेक्निकल लीड जो रहेगा वो तुम्हारा कोड का रिव्यू करेगा। तो कोड का रिव्यू जब होता है तो IJ के उस टाइम पे नहीं क्रिएट कर सकते वैल्यू, उसको पढ़ने में आना चाहिए। तुम मेल में कोड डाल के भेज रहे हो, उसको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या मतलब, तुम पूरा 2000 लाइन का प्रोग्राम तो मेल में भेजोगे नहीं, उसको छोटा सा कोड भेजोगे। तो छोटा सा कोड का डिस्क्रिप्शन अभी आए इधर क्रिएट किया, 200 लाइन के ऊपर आए के बाद तुम कमेंट डाल के लिखे हो तो नहीं समझ में आएगा उसको, समझा? तो अब वेरिएबल क्रिएट किया तो यूज कमेंट का, कमेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो लेक्चर में हो चुका है। यूज उसको कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट क्या है, ये डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है कोई भी एक कोड के सेक्शन से रिलेटेड। जैसे वेरिएबल क्रिएट किया तो उसको मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्या सोच के क्रिएट कर रहा हूँ। एक काउंट वेरिएबल लिया तो किस चीज़ का काउंट मैं स्टोर कर रहा हूँ वहाँ पे, किस चीज़ की काउंटिंग चल रही है, क्या हो रहा है। लेकिन ये जो कोड होता है इसको क्या करता है, इग्नोर कर देता है जावास्क्रिप्ट इंजन जो है, ये कोड को क्या करता है, इग्नोर करता है। पहले भी ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो 2 टाइप के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट में को स्पेसिफाई करना है तो जस्ट मैं डबल स्लैश लगा दिया, ठीक है। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट में को ये 2 लाइन को एक साथ कमेंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लैश और स्टार, एक स्टार रहेगा ना, पूरी लाइन कमेंट हो गई है। समझ में आया? सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट में कुछ भी नहीं है, कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। ये देखो मल्टी लाइन कमेंट है ये, बराबर, और ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो कमेंट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का इंजन इग्नोर करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे प्रोग्राम लिखना शुरू किया तो वहाँ पे लिखा दिस ऑन लोड फंक्शन सेट अप द इवेंट एट डिस्प्ले एंड हाइड टेक्स्ट, जो भी है उसके डिस्क्रिप्शन लिखा तो वो मल्टी लाइन हो गया। अब ये एक लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखने का था 5 रीजन, तो ये लिखा गेट ए डिव एलिमेंट। तो डिव एलिमेंट ये सब भूल जाओ, डॉलर वो सब मैं आगे बता दूंगा कभी, जी क्वेरी करो। क्या है, तुमको सिर्फ कमेंट वगैरह जो तुम्हारे काम की चीज़ है वो देखना, ठीक है। द बेसिक सिंटैक्स रूल फॉर जावास्क्रिप्ट कमेंट, बेसिक क्या है, ब्लॉक कमेंट करना है तो ये लगाओ, सिंगल लाइन कमेंट करना है तो स्लैश लगाओ, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, ठीक है। ये देखो guideline for using comment, use comment to describe the portion of the code code that are hard to understand। ऐसे ही जगह कमेंट करो जहाँ पे तुमको लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं कुछ इतना दिमाग में सोचा हूँ, आधा घंटा बैठ के जब जाके 2 लाइन लिख रहा हूँ तो जब सामने वाला कोड पढ़ा तो उसको समझ में आना चाहिए। फालतू कमेंट नहीं करने का। एक वेरिएबल लिए कमेंट किए, ये वेरिएबल मैं इसके लिए, एक वेरिएबल लिया फिर कमेंट किया, जितना कोड नहीं लिख रहा उससे ज़्यादा कमेंट हो जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी कमेंट मतलब मत करो। ये देखो डोंट यूज कमेंट अननेसेसरीली, अननेसेसरी कमेंट मत करो। तो कोड, क्योंकि कैसा होता है जो तुम्हारे कोड की साइज होती है वो भी पिक करता है वो, मतलब भले से जावास्क्रिप्ट इंजन इग्नोर करता है लेकिन पास पूरी चीज़ करता है वो। पास करने के बाद वो देखता है ये कमेंट है तो उसको निकालता है। तो इतना कमेंट मत करो कि कंपाइलेशन प्रोसेस जो है स्लो हो जाए। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड 2 फॉर्म ऑफ कमेंट्स, 2 टाइप का कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट और ब्लॉक कमेंट्स या मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट आर इग्नोर व्हेन द जावास्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द टेस्टिंग। ये लिख लो, 1 2 3 लाइन लिख लो, कमेंट साइड हेडिंग डालो और ये 3 लाइन लिख लो। क्या बोलिए, देखो तो सब समझ में आ रहा होगा, तुम मास्टर आदमी हो। आप समझ पा रहे हो, जो हमने समझ लिया तो उसी टाइम में समझा। अभी बहुत इजी लगता होगा ना ये तो? लेकिन अब फुल पेपर मांगेगा ये सबका। वही तो मसला है। डेढ़ पेपर दिए 40 मार्क्स पास कर देंगे। अब इन लोग तो समझ लो खुशनसीब है कि इन लोगों को
इतने डिटेल में पढ़ाया हो तो पब्लिक जावा इसकी ऐसे उड़ाती है ना वेब डिजाइनिंग में से, हाँ डिस्क्रिप्शन सन से खत्म हो जाता है, ये बहुत स्पीड का 360 की स्पीड में खत्म करते हो। उन लोग क्या समझते हैं कि अपने को आता है ना तो लोगों को भी आता होगा। जो कमेंट अब है ये लाइन कर दिए कमेंट हो गया ऐसे। लेकिन क्यों कर रहा हूँ कमेंट, इम्पोर्टेंट चीज यही है ना। तो क्यों कर रहे हैं ये बताते तो लोग की पगार कट रही थी ना उसमें। पता करते सी से कमेंट पढ़ते आ रहे हैं सी से। हर लैंग्वेज में रहता है वेरिएबल, Java, आइडेंटिफायर, कमेंट। इन लोगों में वही C# हमेशा बोलता हूँ कि एक जगह कहाँ सीखो, पहुँच गए? एक जगह सीखो और तुम लोग एमएससी तक चले जाओगे ना, जब तक तुम लोग को ये सब चीज़ हैरान करेगी। कहाँ तक पहुँच गए हो? लैंग्वेज पढ़ते चले जा रही हो। मेरा बदलते बुजुर्ग चले बन जा गया रहे हो। जब बच्चे लोग को समझा फर्स्ट ईयर में अभी जो समझ रहे ना उससे ज़्यादा क्या। समझा के सीरियस लो। हाँ तो डिटेल में पढ़ रहे तो सीरियस लेंगे ना, उतना याद कुछ रहना चाहिए, डबल वो करना ना। पब्लिक सीरियस नहीं लेती यार, वही प्रॉब्लम है। वही ना। असल में एफआई वाली उम्र भी नहीं रहती सीरियस लेने वाली, ये एकदम सही बोले। समझे। और ऊपर से नहीं सीरियस लिए भी थे क्योंकि अपना परसेंट का था तो एकदम लो था, वो हिसाब से एडमिशन नहीं हो रहा था। एडमिशन जा था करके हुआ तो सीरियस लिए थे तो सर लोग मैडम लोग बोले कि तुम लोग सीरियस इतना लो लोग मत, तुम लोग ज़्यादा सीरियस ले लिए। 6 महीने कंटिन्यू जाके 5 में गेटी थी और पूरा साल नहीं जाके और क्लियर। बोलो क्या बोलोगे? मैं क्या बोलूँ अब पूरा साल नहीं जाके और क्लियर। को एक क्लास रहती है उसमें कुछ बच्चे रहते हैं, मतलब 3 टाइप के बच्चे रहते हैं। एक तो कभी कभी आते हैं, समझे, कभी नहीं आते। एक कभी नहीं आते और एक रोज आते हैं। एक रोज आते हैं, सुबह 7 बजे आते हैं और 3 बजे जाते हैं कॉलेज से। वही ऐसा कर रहे होता थे ना हम लोग पहले फर्स्ट है। सेमेस्टर। तू कौन सी कैटेगरी? मैं पहला अरे कैटेगरी बता तू मेरे को, पहली कैटेगरी दूसरी कैटेगरी सब इंजीनियरिंग सब सेम है। सब में सेम है। जो एक कभी नहीं आते, कभी कभी वाला हम्म, नहीं, मैं दोनों रोज जाता हूँ लेकिन रिसर्च के बाद नहीं रहता रोज रेगुलर। मेरे से दूसरी कैटेगरी निकालना है। रिसर्च के बाद चाहिए मतलब कॉलेज ही है कभी भी निकल जाओ। मतलब रोज जाने वाला ही है ना। अभी तक स्कूल समझ रहे हो। रिसर्च के बाद जाए। जिसको देखो वो थैली फेंक रहे, कोई बस्ता फेंक रहे, अपन सीधे से निकल जाते थे ऐसी थैली लिए रहते थे। मैं तो बस्ता वस्ता फेंक के भागता हूँ। बोलो ना, बहुत भारी जिसको बात देखो है। वो कुछ ना कुछ करते रहता था कलाकारी भागने के लिए। एक तो मेरी आदत कैसी थी, कौन अभी सेलेक्ट करेगा, कौन निकालेगा। 4 सब्जेक्ट, 4 बुक, मतलब 4 नोटबुक हमेशा रहती थी, कभी निकाल के देखा नहीं, वही लेके गया वही लेके आए, जिंदगी भर वही चल रही। फिर उसके बाद एसवाई में आया तो थोड़ा और हैवी हो गया, फिर खाली 2 बुक बनाया 200 पेज की, उसी में सब लिखता था। हाँ, उसी में सब लिखता था, एक साइड से ये सब्जेक्ट, एक साइड से ये सब्जेक्ट, एक इसमें 2 बुक में 4 सब्जेक्ट चलता था। मेरी एक बुक मैं तुमको कभी ला के लाऊंगा तो कभी देखोगे, रहती है मेरे पास, है ही आज तक। कितने साल से मालूम है? कम से कम नहीं तो 6 साल से। 6 साल से बुक है, सिंगल अभी तक भरी थी। तो लिखना पड़ता था मुझे, बैठे बैठे भर जाएगी क्या। तो जावास्क्रिप्ट में कमेंट की मीनिंग क्या है वो, तो कमेंट इग्नोर हो जाता है जब एग्जीक्यूटिव का 2 टाइप के कमेंट होते हैं, और ड्यूरिंग द टेस्टिंग कमेंट यू, हाँ टेस्टिंग और कोड रिव्यू में कमेंट बहुत काम आता है, ठीक है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू यूज ऑब्जेक्ट, मेथड एंड प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट क्या है, मेथड क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टी तो मैं तुम लोगों को बताया, प्रॉपर्टी में क्या करता है, एक लिख लो, तीनों की डेफिनेशन लिख। पहले लिखो ऑब्जेक्ट, an object is a collection of methods and properties. An object is a collection of methods and properties. An object is a collection of methods and properties. An object is a collection of methods and properties. Next, method क्या है? A method, मेथड का definition। ये डेफिनेशन ऑब्जेक्ट की थी, अब मेथड की।
ए मेथड परफॉर्म्स ए फंक्शन और डज एन एक्शन। ए मेथड परफॉर्म्स ए फंक्शन और डज एन एक्शन। देखो मैं बोला ना मेथड और फंक्शन जो एक ही है, हाँ वो दोनों सेम चीज। ए मेथड परफॉर्म्स ए फंक्शन और डज एन एक्शन। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी। ए प्रॉपर्टी इज ए डेटा आइटम। ए प्रॉपर्टी इज ए डेटा आइटम that relates, a property is a data item that relates to the object. A property is a data item that relates to the object. तो तीन चीज यहाँ पर क्रिएट हो, तीन चीज नई नई आ गई। एक हो गया ऑब्जेक्ट, एक हो गया मेथड और एक हो गया प्रॉपर्टी। तो ये तीनों चीज हम लोग क्रिएट करके देखेंगे वन बाय वन। तो पहला है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करेगा, कोई भी वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल में बेसिकली होता क्या है, एक वेरिएबल में क्रिएट किया, एक वेरिएबल में आई लिया, आई के अंदर मैं 10 सेव किया। तो इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू है, इसके अंदर किस चीज़ का है, इसमें सिर्फ एक वैल्यू है। लेकिन यही वेरिएबल के अंदर अगर प्रॉपर्टी और मेथड का कलेक्शन जमा हो जाए, कैसे, यहाँ से बताता हूँ थोड़ा सा। मैं यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर लिख दिया div1, ठीक है। तो ये कोड अगर मैं इंटर मारता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आता है वो देखो। अगर मैं इसको इंटर मारा तो इसका आउटपुट आता है ये। कुछ समझा क्या होगा ये, मतलब जब मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी किया तो उसका पूरा एलिमेंट निकल के आउटपुट में आ जाता है। ये आउटपुट है, ये कमांड है, ये उसका आउटपुट है जो ऐसा बना है, मतलब जो बोलना चाहिए ये एरो है, ये कमांड है, और जो ऐसा एरो है वो उसका आउटपुट है। तो ये मैंने कमांड डाला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी div1, तो प्रिंट होके क्या आया ये। अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा और ट्रिकी बनाते हैं इसको। ये आया था आउटपुट। हाँ ये आता है आउटपुट में, वही बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट id इक्वल्स txt1। सेव कर लिया, सेव करने के बाद पेज रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे फिर से लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt1, बराबर लिखा, एंटर मारा, आउटपुट देखो क्या आया। तो समझ में आ रहा है क्या है ये। इससे क्या हो रहा है, जो एलिमेंट का नाम लिख के मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी करता हूँ उसका पूरा HTML आ जाता है निकल के, ठीक है। हाँ तो अभी मैं ये टेक्स्ट के अंदर से लिया, टेक्स्ट के अंदर मैं लिखा मेरा नाम, तो ये वैल्यू में ये लिखा हुआ आएगा, पेज रिफ्रेश किया वो लिखा हुआ है। अभी मैं ये कमांड के आगे डॉट वैल्यू लिख दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, इतने खाली इतने से आउटपुट क्या आता है, यहाँ तक से आउटपुट क्या आता है उसका HTML आता है। लेकिन मैं डॉट वैल्यू लिखता हूँ तो देखो क्या आता है, तो उसके अंदर जाके उसकी वैल्यू निकाल के लेके आया बाहर हो। बात समझिए मैं क्या बोला। तो ये जो चीज़ हो रही, ये जो चीज़ क्या रिटर्न करता है, ये जो पूरा टेक्स्ट है गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt1, ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है एक्चुअल में। वो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू भी है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी भी है। अभी देखो यही चीज़ को मैं डॉट करके आईडी लिख दिया, txt1 आ गया। बात समझी। मैं डॉट वैल्यू लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है, डॉट आईडी लिखता हूँ तो ये आता है। अब देखो मैं डॉट टाइप लिख देता हूँ, टेक्स्ट आएगा ना, टाइप लिखा तो टेक्स्ट आया, आईडी लिखा तो txt1 आया। तो ये एक वैल्यू है,
ये एक वैल्यू है, मतलब ये एक नेम वैल्यू पेयर है, पेयर मतलब एक जोड़ी, नेम वैल्यू पेयर है, ये एक नेम वैल्यू पेयर है, ये एक नेम वैल्यू पेयर है, और भी नेम वैल्यू पेयर है। एक और बता दो, प्लेस होल्डर, सेव किया, रिफ्रेश किया, दिखा कुछ? तो अभी यहाँ पे आके मैं लिखा प्लेस होल्डर, तो क्या आएगा लिखा हुआ? तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि ये सब प्रॉपर्टीज का कलेक्शन जमा हो गया इसके अंदर, मतलब ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, 4 नेम वैल्यू पेयर आके इसके अंदर जमा हो गई। तो ऑब्जेक्ट तो वही, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन वही तो है। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड एंड तो वही प्रॉपर्टीज जमा है उसके अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब जब मैं गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करता हूँ तो एक ऑब्जेक्ट निकलता है। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ, जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt1, अगर मैं ऐसा लिखूँ, लिख के देखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt1, इससे क्या निकलता है? एक ऑब्जेक्ट। तो ये आई ऑब्जेक्ट हो गया, समझ में आया? जावास्क्रिप्ट की खास बात यही है, नॉर्मली हम लोग C++ में कैसा है, इंटीजर क्रिएट करना है तो इंट आई लिखते हैं, फ्लोट क्रिएट करना है तो फ्लोट आई लिखते हैं, मतलब पहले डेटा टाइप बताते हैं, बाद में वेरिएबल का नेम बताते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का नेम खाली बता देते हैं, जो डेटा उसमें आके सेव होता है उसकी टाइप वो बन जाती है। अगर मैं ऐसा लिखा वेरिएबल i इक्वल्स 1 तो ये इंटीजर है, वेरिएबल i इक्वल्स 1.1 तो ये फ्लोट है। अगर मैं लिखा वेरिएबल i इक्वल्स दिस तो ये कैरेक्टर है। अगर मैं लिखा वेरिएबल i इक्वल्स दिस तो ये स्ट्रिंग है। अगर मैं लिखा वेरिएबल i इक्वल्स दिस तो ये डेट है। अगर मैं लिखा वेरिएबल i इक्वल्स दिस तो ये ऑब्जेक्ट है। जो वैल्यू उसके अंदर आगे स्टोर होगी वो उसकी टाइप बन जाती है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट यही है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें भरी होती है, तो कैसे समझ में आएगा? तो मेरे पास एक ट्रिक है ना, मेरे पास ट्रिक क्या है, कंसोल डॉट लॉग आई। क्या होता है इससे, कौन बताएगा? तुम लोग ही दोनों में से, उन लोग से थोड़ी पूछ। कंसोल डॉट लॉग आई लिखा था, क्या होएगा? सर कुछ पूछ रहे, कंसोल डॉट लॉग ये बताया हूँ कि नहीं बताया? हाँ, आई की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी? कंसोल में प्रिंट होगी। कंसोल कहाँ मिलेगा? ब्राउजर। ठीक है, तो इसको मैं सेव किया, सेव करके मैं इसको, ये आया देखो, ठीक है, ये आई की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही है क्या? देखो ये सब इतना, मतलब इतना इसको हल्के मत लो। मैं तुम लोगों को बता दूँ, तुम लोग TY/MSc में जाने के बाद भी कोई बताया बताएगा नहीं, कंसोल में प्रिंट होना, डिबग करना, मतलब ये सब डिबगिंग टेक्निक कोई नहीं बताता। इवन तुम कंपनी में चले जाओगे ना, वहाँ पे भी बहुत ही कम लोग को पता रहता है कि हाँ ये सब डिबगिंग टेक्निक भी यूज़ होती है। तो जितना अच्छे से तुम लोग इसको एक्सप्लोर करोगे ना, उतना अच्छा तुम लोग के लिए भी रहेगा। और मेरे को क्या है, मेरे को तो वैसे ही फीस मिलने वाली है, ऐसे ही फीस मिलने वाली है, तो तुम लोग मेहनत करो, वो तो मिल ही जाएगी। मेरे को नहीं मिलेगी तो मैं भगा दूंगा तुम लोग को, समझ में आया? धमकी नहीं, मैं अभी तो बोला हूँ बाहर, तुम्हारा तुम लोग को जाने तो जो मैं पढ़ाया वो सब फ्री, तुम लोग फीस मत दो, जाओ घर। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन है तुम लोगों के पास, मेरे को कोई वो नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है मेरे को कोई। अपना पढ़ने के लिए ज़्यादा जरूरी है। हाँ वही की थी, वो अंदर की बात है, वो मत बोलो। ये बताया था, अलर्ट भी बताया, प्रॉम भी बताया, सिर्फ प्रिंट देख लो। विंडो डॉट प्रिंट करके ना एक फंक्शन है जो मतलब बहुत ही हैंडी है। तुम लोग जब प्रोजेक्ट वगैरह करोगे तो हमेशा तो हर चीज़ स्क्रीन में नहीं रहती ना, बहुत सारी चीज़ प्रिंट आउट निकलती है। तो
फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसके नीचे एक बटन रहेगी प्रिंट की, और प्रिंट करने पे वो टेबल पूरा प्रिंटर से निकलना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे। तो मैं इसको कट कर दूँ क्या चलेगा। कि न्यू पेज ले लूँ, न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है। हो गया क्या 5 मिनट? हाँ बस 2 मिनट। हंसता क्या है? जाऊंगा इधर ट्राइंग बाय। तुम लेकर चालू करो ना पूरे में। हाँ तुम लोग अपना स्टार्ट कर सकते हो। 2 मिनट में मैं अपने उठिया कर दूंगा। जमेगा उधर तो साफ कर दो पहले, धूल बहुत है। और एक कौन है? जैन का है? सर अगले टाइम में भी उसका रुपया रहेगा अपना, टेंशन मत लो। फॉर्म के अंदर आएगा, बॉक्स के अंदर आएगा। टेबल में आएगा, बताता हूँ। तुरंत गया पाल पे। मेरा नाम शादाब है ना, मैं शहजादी बोलता हूँ। ज़्यादा हो जाएगा। क्वालिफिकेशन पास। पार्सल फ्रैक्शन कुछ किया तुम लोग? नहीं मालूम है। गोल्डन किया तो भूल गए। तुम फोन पे स्टार्ट करो। ठीक है, ये पेज को सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं, उसके बाद प्रिंट का कोड करते हैं। बड़ा भी नहीं है, यार ध्यान रखिए हमारे साथ पहले। ये ठीक है, टेबल का बॉर्डर भी दे देते हैं। दिखेगा ना वहाँ पर? दिखेगा ना? क्या वो दूसरी बुक आ गई? ठीक है, तो ऐसा प्रिंट चाहिए, तो यहाँ एक बटन होना चाहिए, प्रिंट किया तो ऐसा प्रिंट होकर निकलना होना। तो फोन पे क्या करना है? एक्सेस इनपुट टाइप से बटन बनाएगा ना। हाँ, रजिस्टर है लाया है। अच्छा फोन क्या था वो लेकर दिया। पिरामिड को कैसे इंप्लांट करते थे? ये सेंट्रल लाइन रहेगी, इसी को फोन को लेना 8 पार्ट में डिवाइड करना, 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कैसे करना? बटन मारना, ठीक है ना? सेकंड में ऊपर लेकर जाना, डिवाइड कुछ भी दे देता हूँ। एक्सिस इंप्लांट बोला है। हाँ, इस पर क्लिक होने पे कुछ होना चाहिए। यहाँ से 90 लेना, फिर एक्सिस में ऑन क्लिक इक्वल्स जितना भी लाइन है 30 डिग्री ना, 30 डिग्री लेकर पैरेलल लेकर एक्सिस में इंप्लांट करो, ठीक है? विंडो डॉट प्रिंट, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, विंडो डॉट प्रिंट। प्रिंट होगा, क्लिक करने के बाद इस बटन के नेम ठीक है, मैं सेव करके बताता हूँ। मेरा यार ये सैमसंग वाला सेव एज PDF ऑप्शन आएगा कि हाँ ये आएगा ना इसमें, फैक्ट्स एक्सपेक्ट्स डॉक्यूमेंट राइटर। पार्शियल फ्रैक्शन, फैक्टराइजेशन ये सब आता है ना कि नहीं आता तुम लोगों को? आता है। क्या एक बार बताओ सर। बता दो मैं एक एक। फैक्टराइजेशन आता है, पार्शियल फ्रैक्शन लिखा हुआ है। बताओ भाई। डेस्कटॉप पे सेव करना पड़ेगा। पहले 3 टाइप है, तीनों टाइप लिख लो। अगर कंसीडर करना 1/1 तो ये प्रिंटिंग हो रहा है। x+1 x+2 ऐसे दिया हुआ हो है, गया? तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं? a/x+1 + b
बाद एक न्यू विंडो में प्लस आउटपुट दिखे और एक्स प्लस टू नहीं तो फिर प्रिंट बटन सी भी अपॉन एक्स प्लस टू का समझा ना सिंपल है ये पेज पे ऐसा प्रिंट हो गया है A4 साइज का पेज ब्रैकेट की तो थर्ड टाइप है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब इतना बड़ा पेज है तो साइड में ऊपर पावर का एक ब्रैकेट के अंदर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं बन सकता तो इसको तुम मतलब तुमको एक इमेज भेजा था उसका मतलब समझा एक इमेज भेजा था मैं तुमको प्लस समझा उसको देख एक्स प्लस सी देख HTML थोड़ा समझ में आया हिंदी और अभी इसमें कहता है कुछ सॉल्व करते हैं फॉर्मेटिंग नहीं दिख रही है मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है इतना देखा जाए तो ए की वैल्यू मालूम करते हैं फॉन्ट पेंट इतना कलर विलर नहीं दिख रहा जब इस पर CSS अप्लाई होता है तो एकदम खूबसूरत है ये यार तुम्हारे पास है 1 अपॉन HTML प्लस एक्स प्लस 1